अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है केसीएल। इसको हम कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने बेसिकली ये देखना होता है कि हमारा जो करंट है वो कितना फ़्लो कर रहा है, कहाँ कहाँ पे फ़्लो कर रहा है, और उसको हमने इवेल्युएट करना होता है। अच्छा, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि द सम ऑफ, पहले मैं ज़रा आपको सिर्फ डेफिनेशन इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। द सम ऑफ ऑल करंट्स, ठीक है, एंटरिंग अ नोड, ये मैं आपको डेफिनेशन है तोड़ के बता रहा हूँ। एंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू दी, ठीक है, ये बराबर है, मस्ट इक्वल, ठीक है, द सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग दैट नोड। ठीक है। अच्छा, आपको इस डेफिनेशन सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नोड बनता कहाँ पे है। ये हमने 2 दफ़ा नोड का वर्ड यूज़ किया है। देखें, हमारे पास एक वायर आ रही है, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया, यहाँ से हमें जो करंट फ्लो होता हुआ आ रहा है वो आई ए है। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक और वायर आ रही है और यहाँ पे आके इसके साथ मर्ज हो रही है, और यहाँ से जो करंट आ रहा है उसको मैंने नाम दिया आई बी का। यहाँ से फर्दर 2 तारें निकलती हैं, ठीक है, 2 हो जाएं, 3 हो जाए, 4 हो जाएं, वो करंट यहाँ से जो है वो लीव कर रहा है। एक को हमने नाम दे दिया आई सी का और दूसरे को हमने नाम दे दिया आई डी का। डेफिनेशन के मुताबिक वो कहता क्या है कि द सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग अ नोड, मतलब जो 2 करंट हमारे पास इस नोड, यहाँ पे नोड बनती है, इसको हम नोड कहते हैं। नोड की भी डेफिनेशन सुन लें, मैं ऑरली बता देता हूँ कि कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर ब्रांचेस, 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस का आपस में जो कनेक्शन होगा ना, उधर क्या बनती है, नोड बनती है। यहाँ पे आप देखें 4 तारों का कम्बिनेशन है, तो यहाँ पे आके हमारी एक नोड बन रही है। 2 तारों से करंट आ रहा है, एक आई ए आई बी आ रहा है, यानी 2 को हम ऐड करते हैं, आई ए और आई बी को हम ऐड कर देंगे। वो कहता है बराबर है उस तमाम करंट के जो लीव कर रहा है वो है आई सी प्लस आई डी। ठीक है। ये बेसिकली किरचॉफ्स लॉ समझाना चाह रहा है कि जो जितना भी करंट एक नोड के अंदर ऐड हो रहा है वो बराबर है उस तमाम करंट के जो उस नोड से लीव कर रहा है। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, आई ए प्लस आई बी। अच्छा, अगर मैं ये आई सी और आई डी को इक्वल से उठा के इस तरफ ले आऊँ तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आई सी ब्रैकेट में प्लस ये माइनस आई डी, क्योंकि उधर आके ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0 के बराबर हो जाता है। मतलब ये कि मैं अगर इन करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट करूँगा तो इनके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और सारा का सारा करंट जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। कहना वो ये चाहता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ हमें ये भी बताता है कि अगर सारा का सारा करंट मैं नोड के ऊपर ऐड करूँगा तो बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। लाइक अगर ये मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ, ये जो मैंने ऊपर इक्वेशन निकाली है कि अगर हमारे पास ये 4 वाइड्स आ रही थी, ये आई ए आ रहा है, ये आई बी आ रहा है, इसी तरह ये आई सी नोड की तरफ जा रहा है और ये आई डी जा रहा है। अगर मैं इस तरह की कोई डायरेक्शन करंट्स की, ऐसे आइडियल केस में हम कर रहे हैं, रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता। अगर मैं नोड की तरफ सारी करंट की डायरेक्शन कर दूं और सारा करंट नोड के ऊपर आके इकट्ठा करूं तो उसका आंसर हमारे पास 0 के बराबर आता है। ठीक है। मतलब आई ए, इसकी इक्वेशन बनेगी प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस आई डी बराबर है किसके, 0 के। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें उसने हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ जगह पे वैल्यूज़ दे दिए करंट की और डायरेक्शन भी बता दी है। इसको हमने सॉल्व करना है थ्रू केसीएल। ठीक है। ये हमने सॉल्व करना है कैलकुलेट बाय केसीएल मेथड। ठीक है। और ये होगा भी केसीएल के थ्रू। अच्छा, आपने सबसे पहले ये देखना है इस सर्किट के अंदर नोड कहाँ कहाँ बनी हुई है। अच्छा, स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होगा, सर इसमें रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वोल्टेज कहाँ पे है। देखिए, अभी हम सिर्फ करंट की बात कर रहे हैं, हमने किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करनी है, तो सिर्फ हमने इस किरचॉफ्स करंट लॉ को प्रूव करना है। ठीक है। तो मैंने सिर्फ करंट को ही यहाँ पे आपको वेरीफाई करके बताना है कि करंट कितना जा रहा है और कितना आगे से लीव कर रहा है, कितना आगे से ऐड हो रहा है, वो बराबर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये उसने 4 जगह बता दिए कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है और उसकी डायरेक्शन साथ दे दी उसने में। करंट में एक बात ज़्यादा खींचिए, डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम ये सवाल नहीं कर सकते।
अच्छा, उसके अलावा हमने ये देखना सर्किट में कितनी नोड्स बन रही है। एक नोड यहाँ पे बनती है, दूसरी यहाँ पे बनती है, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी नोड है। 6 नोड्स बन रही हैं इसमें। हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमारे पास कम से कम जिस नोड के ऊपर 2 वैल्यूज़ हमें गिवन हो, मतलब वहाँ से हमें जो 2 ब्रांचेस निकल रही हैं उनकी 2 वैल्यूज़ का पता हो। लाइक यहाँ से 2 एम्पेयर आ रहा है, इस नोड से 2 एम्पेयर स्टार्ट होता है, ये इसने बताया हुआ यहाँ पे 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा है और होता हुआ यहाँ तक आ रहा है। इसी तरह इस नोड से लेके इस नोड तक 10 एम्पेयर करंट होता फ्लो होता हुआ आ रहा है, ठीक है। और इस नोड के ऊपर आके इकट्ठा हो रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पे आगे 10 और 2 ऐड हो जाते हैं और वो 10 और 2 ऐड होकर यहाँ से करंट आगे मज़ीद फ्लो करता है, जिसकी वैल्यू क्या बनती है 12 एम्पेयर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हमने वैल्यू फाइंड किया, इसको मैंने x1 का नाम दे दिया। x1 पे हमारे पास कितना हमने वैल्यूड किया आंसर 12 एम्पेयर। 12 एम्पेयर होता हुआ यहाँ से जाता है, आगे मज़ीद एक नोड आती है और हमें पता चलता है इस नोड से जो एक ब्रांच निकल रही है उसके ऊपर 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। मीन्स के 12 में से 5 एम्पेयर आगे चला गया, बाकी कितना रह गया 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7। तो 7 एम्पेयर करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है और डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन किस तरफ को है, टूवर्ड्स 13 एम्पेयर की तरफ है। कैसे पता चला हमें, देखिए 12 एम्पेयर आ रहा है और इसकी डायरेक्शन यहाँ से होती हुई ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब 5 एम्पेयर आगे को चला जाएगा तो डेफिनेटली बाकी करंट की डायरेक्शन इस साइड पर होगी, ठीक है। अगर 7 एम्पेयर की डायरेक्शन मैं इसकी चेंज करके इस साइड पे करता हूँ तो वो 7 और 12 ऐड होकर ऊपर 19 एम्पेयर होना चाहिए था। 19 नहीं है, 5 एम्पेयर है। इट्स मीन कि 12 में से 5 निकल गया, बाकी 7 रह गया और 7 आगे मूव कर रहा है। अब 7 आगे मूव करता है और एक नोड आगे आती है। आप ये भी याद रखिए नोड के ऊपर आगे करंट की वैल्यू बदल जाती है, ठीक है, अगर तो सर्किट शॉर्ट है आपका, ओपन ना हो। तो यहाँ पे आपके पास 7 एम्पेयर आ रहा है और ये नोड बनती है। नोड के बाद आगे जाके पता चलता है 13 एम्पेयर हो गया। इट्स मीन कि कुछ करंट 7 के अंदर ऐड हुआ है जो कि 13 बन रहा है। तो 13 में कितना 7 में कितना हम ऐड करें तो 13 बनता है। इसकी क्वेश्चन आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस 7 इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू 13 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। ये रफ वर्क मैंने किया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 6 एम्पेयर इसके साथ 7 के साथ ऐड होकर 13 बना रहा है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपवर्ड के डाउनवर्ड, डेफिनेटली डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगा तो 6 और 7 आपस में ऐड होंगे और आगे 13 बना देंगे, ठीक है। इसको मैंने x2 का नाम दे दिया, इसको मैंने x3 का नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, इसकी वैल्यू के ऊपर। अच्छा, ये 13 एम्पेयर आगे जाके 10 एम्पेयर हो जाता है। अब क्या हो रहा है, 13 में से कुछ कम हुआ तो जाके 10 एम्पेयर हुआ ना। इट्स मीन कि 13 में से 3 एम्पेयर निकल जाता है और आगे 10 एम्पेयर बन जाता है। तो 13 में से 3 एम्पेयर हमारा निकल जाता है, आगे जाके क्या बनता है ये 10 एम्पेयर। तो 13 माइनस 3 इक्वल्स टू 10। तो ये 3 एम्पेयर किस तरफ हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये 3 एम्पेयर अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और ये 3 यहाँ पे हम लिख देते हैं x4। अब ये 3 एम्पेयर ऊपर जाता है तो हमें पता चलता है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 2 एम्पेयर जा रहा है, तो राइट साइड पे कितना जाएगा 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो यहाँ पे 1 एम्पेयर आ जाएगा और 1 एम्पेयर की डायरेक्शन डेफिनेटली इस साइड पर होगी, क्योंकि अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो ये 1 और 3 ऐड होकर यहाँ पे 4 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 2 है। तो 3 में से 2 अगर इधर चला जाएगा तो बाकी 1 इस तरफ को जाएगा और ये हमारे पास x5 की वैल्यू आ गई। अगर आपने मज़ीद चेक करना है तो आप देखिए 1 एम्पेयर और 5 एम्पेयर आपस में आके इस नोड पे ऐड होते हैं और जो कि 6 एम्पेयर बना देते हैं। अगर आप इसको पूरे को सर्किट को वेरीफाई भी करना हो तो आप वेरीफाई भी कर लें, तो हर करंट जो है वो दूसरे के साथ मर्ज होके बिल्कुल एग्जैक्ट वही वैल्यू बना रहा है जो कि होनी चाहिए। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज हमने निकाली, x1, x2, x3, x4 एम्पेयर और इसकी डायरेक्शन हमारी ये है, ब्रैकेट में आप बेशक लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने x2 की जो वैल्यू निकाली है 7 एम्पेयर, जिसकी डायरेक्शन साथ आप मेंशन कर दें। इसी तरह x3 भी आपने निकाली है 6 एम्पेयर डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ, और x4 में आपने निकाली है 3 एम्पेयर अपवर्ड डायरेक्शन के साथ, और x5 के ऊपर हमने जो वैल्यू निकाली है वो 1 एम्पेयर राइट साइड पर डायरेक्शन के साथ। तो ये हमारा आज का सवाल एग्जाम्पल होगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी और कराता हूँ। तो ये हमारे पास अब एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, KCL की एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास उसने 4 वैल्यूज इस तरह से दे दी हैं, 5 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, 2 एम्पेयर, 4 एंड 13 एम्पेयर। अच्छा, हमारे पास इसमें नोड कितने बन रहे हैं, एक नोड हमारे पास यहाँ पे बन रहा है,
दूसरा ये बन रहा है, तीसरा नोड ये बन रहा है, चौथा, पांचवा और छठा, 6 नोड्स बन रहे हैं हमारे पास। अच्छा, हमने क्वेश्चन को हम ऐसी जगह से सॉल्व करेंगे जहाँ पे हमारे पास जिस नोड के ऊपर हमारे पास 2 करंट मिल रहे होंगे, यानी 2 करंट की वैल्यूज वहाँ पे हमें पता चल रही हो। लाइक हमारे पास एक ये नोड है, यहाँ पे हमारे पास पीछे से 5 एम्पेयर आ रहा है और आगे 2 एम्पेयर जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक ये नोड है जिधर 2 एम्पेयर आ रहा है और मज़ीद आगे से 13 एम्पेयर जा रहा है। तो आप यहाँ से स्टार्ट ले लें या यहाँ से ले लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अगर हम 5 एम्पेयर से स्टार्ट करते हैं तो 5 एम्पेयर में से करंट फ्लो तब आता है, आगे नोड आ जाता है और आगे करंट कितना निकल जाता है, 2 एम्पेयर। इट्स मीन कि 3 एम्पेयर हमारे पास यहाँ से कम हो गया, जो कि इस वायर की तरफ जा रहा है और उसकी डायरेक्शन भी इस साइड पर होगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई, हमने इसको x1 का नाम दे दिया। 3 एम्पेयर आगे जाता है और ये नोड आता है, नोड से होता हुआ आगे नीचे करंट कितना जा रहा है, जो कि गिवन है 4 एम्पेयर। मतलब 3 के साथ कुछ ऐड हुआ जिसने इसको 4 बना दिया। इट्स मीन कि यहाँ से जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 + 3 इज़ इक्वल टू 4 एम्पेयर। ठीक है, इसको आप x2 का नाम दे दें। x2 पे हमारे पास 1 एम्पेयर आ रहा है, 1 और 3 ऐड होके 4 हो गया। और ये 3 कैसे आई मैं आपको बता चुका हूँ। अगर 1 एम्पेयर इस साइड से इस तरफ को आ रहा है और इसी नोड से आगे जो करंट जा रहा है वो 5 एम्पेयर है। देखिए, आपने नोड टू नोड हम करंट कैलकुलेट करते हैं, इस नोड से लेके ना इस नोड तक उसने हमें गिवन जो वैल्यू दी है 5 एम्पेयर है। हमने जो वैल्यू निकाली है इस नोड से लेके इस नोड तक, उसकी वैल्यू 1 एम्पेयर है। इट्स मीन कि इस नोड का कनेक्शन पीछे भी है, जहाँ से करंट इतना तो आ रहा है जो कि यहाँ पे 1 एम्पेयर दे रहा है और आगे कितना दे रहा है, 5 एम्पेयर दे रहा है। इट्स मीन यहाँ से जो करंट आ रहा है वो 6 एम्पेयर आ रहा है और उसकी डायरेक्शन डेफिनेटली अपवर्ड है। इसको आप नाम दे दें x3 का। आप चेक भी कर सकते हैं, 6 एम्पेयर ऊपर जाता है और 1 एम्पेयर इस तरफ को निकल जाता है और आगे मज़ीद 5 एम्पेयर आगे चला जाता है। अच्छा, ये 13 एम्पेयर इस नोड से लेके इस नोड तक जो करंट फ्लो कर रहा है वो 13 एम्पेयर है। 13 में से आगे जो करंट मूव कर रहा है वो 6 एम्पेयर है। इसका मतलब ये है कि जो इस तरफ को करंट जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 7 एम्पेयर। ठीक है, 7 एम्पेयर करंट हमारा राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, देख लें आप, 13 एम्पेयर में से 6 आगे निकल गया और 7 जो है वो राइट साइड पे। इसको आप नाम देते हैं x4 का। अच्छा, 4 एम्पेयर ऊपर से करंट आता है, यहाँ से 7 एम्पेयर आ रहा है, दोनों ऐड हो रहे हैं इस नोड के ऊपर और बाकी करंट किस तरफ को जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 एम्पेयर। और ये हमारे पास x5 की वैल्यू आगे आप देख सकते हैं, चेक करना चाहें, 11 एम्पेयर जा रहा है इस नोड की तरफ, ऊपर से 2 एम्पेयर आ रहा है, दोनों ऐड होकर यहाँ पे 13 एम्पेयर बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को लिखेंगे, x1 इक्वल्स टू, x1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3 एम्पेयर और डायरेक्शन क्या थी इसकी, इस साइड पे। ठीक है, x1 की वैल्यू हमारे पास 3 एम्पेयर है और उसकी डायरेक्शन हमने साथ आगे मेंशन कर दी। सिमिलरली x2 की वैल्यू 1 एम्पेयर और इसकी डायरेक्शन इस साइड पे। सिमिलरली x3 की वैल्यू जो थी हमारे पास 6 एम्पेयर और डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, x4 इक्वल्स टू 7 एम्पेयर और ये डायरेक्शन है इसकी, x5 इक्वल्स टू 11 एम्पेयर और ये उसकी आगे हमने डायरेक्शन मेंशन कर दी। अच्छा, ये हमारे KCL का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करा के ये समझाना था कि हमारा करंट एक नोड में से जब आगे एक नोड में कितना ऐड हो रहा है और आगे उसमें से मज़ीद कितना निकल रहा है वो बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, द सम ऑफ, क्योंकि डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था, द सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल द सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग दैट नोड। तो अगर आप सब नोड पे चेक कर लें तो जितना भी करंट उसमें ऐड हो रहा है उतना ही उसमें आगे से लीव कर रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल्स कराने का मकसद ये होता है कि आपको जो किरचॉफ्स करंट लॉ का टॉपिक है वो समझ आ जाए। इससे अगला टॉपिक हमारा होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।